हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने मापन और मूल्यांकन के बारे में उनकी परिभाषाएं पढ़ी थी, उनमें अंतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था और मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे और अन्य चीज़ों के बारे में भी। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? हमें पता है कि मूल्यांकन हम ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष इनके बारे में बच्चों के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन क्यों? एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मूल्यांकन इनमें से किस कारणों के लिए किया जाता है, या फिर इनमें से कौन सा कारण है जिसके लिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि तथा दक्षता का पता लगाया जाता है। जैसे मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष को जांचा हमने कि बच्चे के इतने परसेंटेज बने हैं, तो यानी हमने उसकी उपलब्धि पता लगा ली, यानी ये इतना दक्ष भी है, पता लगा लिया। फिर उसके क्रियात्मक एक्टिविटी में कैसा है, यानी वो अच्छी ड्राइंग बना सकता है, अच्छे आर्ट बना सकता है, यानी वो कितना दक्ष है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। फिर उसके भावात्मक यानी उसके विचार कैसे हैं, वो अपनी कविताओं के द्वारा यानी और भी अपनी सृजनात्मकता के द्वारा वो अपनी दक्षता को बता सकता है। यानी अगर हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो हम बच्चों की उपलब्धि क्या है और दक्षता क्या है इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस प्रकार से उनकी दक्षता पता कर लें कि ये बच्चे इस क्षेत्र में होशियार हैं और ये बच्चे इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, तो यानी उनकी कमजोरियों को पता लगाकर या फिर जिस क्षेत्र में वो दक्ष हैं इस हिसाब से हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी विद्यार्थियों के वर्गीकरण करने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी होता है। उसके बाद विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। क्यों? अगर अपन मूल्यांकन करेंगे तो हम उसके ज्ञान को देखेंगे, उनकी क्रियाओं को देखेंगे, उसके भाव विचार कैसे हैं सबको देखेंगे, और फिर जिनमें जहाँ कमी है वहाँ पे उनमें सुधार भी करेंगे। यानी सब तरफ का उसका विकास होगा। यानी एक बच्चे का सर्वांगीण विकास भी किस कारण होता है? मूल्यांकन के कारण। इसके बाद मूल्यांकन द्वारा छात्रों को उनके अधिगम की प्रतिपुष्टि होती है, जिससे वह अधिगम में सुधार ला सके। यानी बच्चों ने जो भी सीखा है, अधिगम यानी जो भी सीखा है उसकी प्रतिपुष्टि, यानी उसका सीखने के बाद उसका क्या रिजल्ट रहा है, यानी उसका फीडबैक बच्चों को मिलता है, और जहाँ पे उन्होंने गलती की है वो उसमें सुधार भी ला सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। इसके बाद जैसे मूल्यांकन से शिक्षक को शिक्षण कार्य में मार्गदर्शन मिलता है। कैसे? अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो अगर मूल्यांकन करने से ये पता चल जाए कि भाई ये बच्चा इस क्षेत्र में होशियार है और ये बच्चा इन क्षेत्रों में कमज़ोर रह रहे हैं, तो शिक्षक को सिर्फ बच्चे के उन क्षेत्रों पे ही ध्यान देना पड़ेगा जिन क्षेत्रों में बच्चा कमज़ोर है। इस हिसाब से अलग वर्गीकरण कर सकता है शिक्षक, मूल्यांकन करके बच्चों का वर्गीकरण कर सकता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग कर लेगा, दूसरा क्षेत्र जिनमें बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग कर लेगा, फिर उस हिसाब से उन्होंने बच्चों को वैसे वो सिखाएगा, यानी उसका शिक्षण आसान हो जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। कैसे? यानी जब कोई शिक्षक मूल्यांकन करता है तो बच्चों के जहाँ पे कमी हो रही है उन कारणों का पता लगाता है, यानी उसको बोलते हैं निदान। बच्चों की कमियों का पता लगाना वो क्या होता है? निदान करना, यानी कारणों का पता लगाना। और जैसे ही कारण पता चल के फिर उनका उपचार कर सकते हैं। तो यानी ये सब किसके कारण संभव हुआ है? मूल्यांकन के कारण। यानी मूल्यांकन के कारण बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण भी होता है। इसके बाद मूल्यांकन अध्ययन अध्यापन के अवसरों का ज्ञान करवाता है। यानी पढ़ना और पढ़ाना इन दोनों अवसरों के बारे में भी बताता है। यानी किस विषय को कितना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये सब मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। जैसे हमने जब ज्ञानात्मक पक्ष को देखा, बच्चे का रिजल्ट आया कि भाई
इस सब्जेक्ट में तो बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में लगभग बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि इस विषय पर बच्चों को अध्यापन करवाना ज़्यादा आवश्यक है, यानी इस पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। यानी अध्ययन और अध्यापन के अवसरों का पता लगता है मूल्यांकन से। इसके बाद मूल्यांकन द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई। यानी जिस हिसाब से शिक्षक ने सिखाया, जो चीज़ सिखाया, जैसे खेल खेलना सिखाया, किताबें पढ़नी सिखाई, तो मूल्यांकन के बाद अगर बच्चा उस खेल को अच्छे से खेलता है, अच्छे से किताबें पढ़ता है, तो वो पता चल जाएगा कि शिक्षक के उद्देश्य की कितनी प्राप्ति बच्चों को हुई है या फिर नहीं हुई। ये सब किससे होता है? मूल्यांकन से। इसके बाद शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा, यानी जो इसने पढ़ाया है या जो सिखाया है उन्होंने कितना सीखा है, यानी कितना शिक्षण कार्य हुआ है, इस सब के बारे में भी मूल्यांकन के बारे में पता चलता है। इसके बाद सीखने के बाद बच्चों ने कितना सीखा है, सीखने के बाद उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, ये सब चीज़ें भी हमने किससे सीखी हैं? मूल्यांकन से। किससे सीखी? मूल्यांकन से। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के तहत ही हमें पता लगती हैं। इसके बाद मूल्यांकन मापन को अर्थ प्रदान करता है। कैसे? मापन में हमने सिर्फ ज्ञान को देखा। किसको देखा? ज्ञान को देखा। लेकिन मूल्यांकन में हम तीनों चीज़ों को देखते हैं। मूल्यांकन के कारण ही मापन का कोई अर्थ बनता है, यानी उसके ज्ञान पक्ष को महत्व दिया जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, मूल्यांकन मापन, जो मापन होता है वो मूल्यांकन का समानार्थी न होकर उसकी पूर्व आवश्यकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मापन मूल्यांकन का समानार्थी नहीं है, यानी उसके बराबर का नहीं है, ये सिर्फ उसकी पूर्व आवश्यकता होती है। कैसे कहा है ये बात? मूल्यांकन के लिए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को जांचना होता है। लेकिन क्रियात्मक और भावात्मक को जांचने से पहले हमें उसके ज्ञानात्मक पक्ष को, यानी पहले का ज्ञान कितना है, उसको जांचना होता है। और ज्ञानात्मक पक्ष को जांचना ही मापन कहलाता है। यानी मापन सिर्फ पूरे मूल्यांकन की सिर्फ एक आवश्यकता मात्र है, ये उसका समानार्थी नहीं है, उसके बराबर ये नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको मूल्यांकन के उद्देश्य समझ आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम मूल्यांकन के उद्देश्य के बाद में अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया के क्या क्या पद हैं। अब देखो, इनको क्रम से याद रखना। अगर हम कोई बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, सबसे पहले उसके शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं, यानी उसके शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखना होता है। फिर प्राप्य उद्देश्यों की व्याख्या, हमने कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त किए हैं उनको भी ध्यान से देखना, उसकी भी व्याख्या करना। फिर उसके बाद अधिगम परिस्थितियों को पहचानना, यानी बच्चों की सीखने की जो भी परिस्थितियां हैं, यानी किन परिस्थितियों में बच्चे समझ सकते हैं। मूल्यांकन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर हमने ऐसे पढ़ाया या ऐसे सिखाया तो बच्चे सीखते हैं, तो हम उसके अधिगम परिस्थितियों को पहचानते हैं। फिर उसके बाद परीक्षणों का चयन करना, यानी हमें अब क्या क्या परीक्षण करके देखने हैं ताकि अब ये बच्चे इस तरीके से सीख सकें। उसके बाद मूल्यांकन की विधि तैयार करना, यानी उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने एक बार मूल्यांकन कर लिया, हमें कारणों का पता चल गया, उपचार करने के बाद हमें फिर से मूल्यांकन करना होता है। यानी हमें पहले से मूल्यांकन की विधि तैयार करके रखनी पड़ती है कि हम इसके बाद में उपचार करने के बाद हमें इस तरह से मूल्यांकन और करना है। इसके बाद प्रविधि व का प्रयोग और प्रमाणों का लेखा, यानी विधि का ही एक भाग प्रविधि कहलाता है। तो हमें छोटी विधियों का बड़ी विधि अपनाने के बाद बच्चों पे हमें इस तरीके से सिखाना है, जो कमी रहेगी उनको छोटी अलग विधियों का भी प्रयोग करके उनको जो छोटी मोटी गलतियां रहेगी उनको बताना, और फिर उसके प्रमाणों का लेखा जोखा रखना। यानी इस बच्चे ने इस चीज़ में, यानी ज्ञान में या क्रियात्मक में, कोई खेल खेलने में कितना कुछ अर्जित किया है,
यानी उसने कितना ग्रहण किया है, इसके प्रमाणों का लेखा जोखा रखना। जैसे पढ़ाई में उसके कितने परसेंटेज बनते हैं, ये हमें लास्ट में मार्कशीट उसकी दी जाती है। प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या करना, यानी जो प्रमाण उनको दिए गए हैं उनकी व्याख्या लास्ट में करनी जरूरी होती है कि उनके ये इतने परसेंटेज बने या उन्होंने जो पाया है, क्या उन्होंने ग्रहण किया है, उन सब के बारे में उनको लास्ट में बताना होता है। तो यानी ये सब मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान यानी क्या पद होते हैं, इनको क्रम से होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे और आपको इन्हें क्रम से लगाना होगा। आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक आता है मूल्यांकन त्रिकोण। मूल्यांकन त्रिकोण क्या होता है? मूल्यांकन त्रिकोण एक मनोवैज्ञानिक बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बीएस ब्लूम। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मूल्यांकन त्रिकोण किसके द्वारा दिया गया है? बीएस ब्लूम के द्वारा। और ये मूल्यांकन त्रिकोण होता क्या है? त्रिकोण यानी 3 कोने, पहला कोना, दूसरा कोना और तीसरा कोना। पहला कोना होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा शिक्षण कार्य या फिर अधिगम कार्य, यानी सीखने के या सिखाने के क्या कार्य होते हैं वो। पहला होता है शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और तीसरा होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों करते हैं? कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। इन तीनों को मिलाने पे ही क्या बनता है? मूल्यांकन त्रिकोण बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, मूल्यांकन त्रिकोण किसके द्वारा दिया गया है? बीएस ब्लूम के द्वारा। उसके बाद पूछा जाएगा मूल्यांकन त्रिकोण के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे हर एक ऑप्शन में, या 3 पॉइंट जिसमें से एक गलत पॉइंट होएगा, लेकिन सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें तीनों ये पॉइंट सही होंगे। तो कौन कौन से होंगे वो? शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण कार्य अधिगम कार्य, मूल्यांकन या फिर व्यवहारगत परिवर्तन। तो फ्रेंड्स अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज़ कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये पढ़ाया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।